Hello everyone, I welcome you all back to the UGC Net Economics classes taught by me, yours only Mahira at Competition Guru Chandigarh. हमने आज तक बहुत सारे जो सब सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स मेन अम्ब्रेला के अंडर, चाहे वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, चाहे हम वो मनी बैंकिंग की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं. लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड विद मनी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. उसमें हमने टाइप में उसमें कवर किया था कि मनी जो है वो टर्म कहाँ से कॉइन हुआ, जो बैंक टर्म है वो कहाँ से कॉइन हुआ, मनी के वेरियस कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर लिक्विडिटी एग्रीगेट्स के कंपोनेंट्स क्या हैं. उसी प्रकार से टुडे वी आर गोना स्टडी अबाउट द सेंट्रल बैंक विच इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट वेरियस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, आरबीआई क्या करता है आपको पता है, बैंकर्स का बैंक है, एपेक्स बैंक है. दिस इज योर एपेक्स बैंक, इट इज बैंकर्स बैंक. मेन इसका फंक्शन है दैट इट विल कंट्रोल एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ योर कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट और कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. आई होप ये वाला लेक्चर आपका जितने भी सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं आपको वो सारे इसमें कवर हो जाएं. दिस इज अ बिट थ्योरेटिकल टॉपिक, ऑलराइट, रादर देन मोर कंसेप्चुअल. इट इज अ बिट थ्योरेटिकल. कॉन्सेप्ट्स भी हैं इसमें जहां पे वी विल टॉक अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ रेट्स. आपने सुना होगा, अखबार में भी आता है, हाल ही में भी आपके रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट चेंज हुए हैं, तो वो वाले कॉन्सेप्ट्स आएंगे. बट वी विल ऑल्सो डील अबाउट की हिस्ट्री ऑफ आरबीआई कैसे रहा, कब एस्टैब्लिश हुआ, फर्स्ट गवर्नर कौन था, उसका फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, अब हाल ही में उनके गवर्नर कौन है, उसके फंक्शंस क्या है, क्या क्या आरबीआई करता है. एंड देन वी विल टॉक अबाउट वेरियस non-banking financial institutions. Everybody should be there in the lecture with the same energy. Okay, let us start with the first slide. They are saying that central bank is the apex bank. जैसे मैंने आपको बताया है, it regulates and controls the functions of the commercial and the cooperative bank. RBI जो है, it was established on the basis of Hilton Young Commission. हिल्टन यंग कमीशन था, उसके बेसिस पे जो आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था. कौन सा साल था? अप्रैल 1935 रिकमेंड हुआ था अंडर द इनैक्टमेंट ऑफ आरबीआई, सॉरी 1935 आरबीआई 1934 एक्ट थी. तो हिल्टन यंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? अप्रैल 1935 में. और जो आरबीआई एक्ट थी वो 1934 है, जिसके अंडर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हुआ है. अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई. देखो, जो तो आरबीआई का एग्जीक्यूटिव हेड है दैट इज द गवर्नर. डेप्यूटी गवर्नर्स भी होते हैं और अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी असिस्ट करते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में. तो याद रखेंगे, आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन अप्रैल 1935 के तहत बना है, बट एक्ट कौन सी है? आरबीआई एक्ट 1934. गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, अदर ऑफिसर्स. ओके, फर्स्ट गवर्नर कौन था आरबीआई के? सर ऑसबॉर्न स्मिथ. आरबीआई नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आया. गवर्नमेंट विल रेगुलेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज. इसमें प्राइवेट का पार्ट कुछ नहीं होगा. ओनली पब्लिक सेक्टर विल प्ले रोल, विच मीन्स गवर्नमेंट होली सोली इसको देखेगा. 1949 में रिमेंबर, बाकी सारे आपके जो नेशनलाइजेशन थी वो 1960 में हुए थे. 14 बैंक्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, 1969 में, राइट. 1980 में 6 और हुए थे, 1969 में 14 हुए थे. बट 1949 में सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हो गया था. फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख. ऑलराइट, फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न. फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख. ऑलराइट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देन प्रेजेंटली दिस बोर्ड इज कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो आप बताएंगे 21 मेंबर्स. देन बिसाइड्स गवर्नर एंड 4 डेप्यूटी कमिश्नर, देयर इज अ गवर्नर, देयर आर 4 डेप्यूटी कमिश्नर्स, सॉरी डेप्यूटी गवर्नर,
ठीक है जी। इसमें क्या है आपके गवर्नर प्लस 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, 4 इसमें डायरेक्टर्स भी रहेंगे। ऑल राइट, आर नॉमिनेटेड ईच बाय 4 लोकल बोर्ड्स ऑफ 4-year टर्म। टर्म पीरियड याद रखेंगे 4 साल है। कितने मेंबर्स हैं फिलहाल उसके बोर्ड में? 21 मेंबर्स हैं। बिसाइड 10 डायरेक्टर्स एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल राइट, बहुत ही मैंने इसको स्लाइड में हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है, तो इसको ऐसे नहीं करना कि देयर इज टू मच टू लर्न। यस, इट इज अ पैन लेवल एग्जाम। यूजीसी जो है इट इज नॉट हार्ड एंड इट इज नॉट दैट इजी। तो बट अगर हम सारे कॉन्सेप्ट्स को रोज रिवाइज करते रहेंगे, एक एक स्लाइड को रोज अच्छे से याद करेंगे, तो इट इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक। ऑल राइट, चलिए, दीज बोर्ड्स जो हैं दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। कहां पे बोर्ड्स हैं इसके? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली। According to RBI Act, the term of nominated members is 4 years. जैसे हमने यहाँ बात की है, याद रखेंगे 4 ईयर की इनकी टर्म होती है। 21 मेंबर्स होते हैं, उसमें गवर्नर है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं और उसके अलावा 4 डायरेक्टर्स भी हैं। फिर वो बात कर रहे हैं गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 5 years. ऑल राइट, तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं? जो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नॉमिनेट हुए हैं, कौन नॉमिनेट हुए हैं? 10 डायरेक्टर्स एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ये जो नॉमिनेट हुए हैं उनका टर्म पीरियड 4 साल है। जो आपके गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर हैं उनका पीरियड 5 साल से ज्यादा नहीं होगा। इसका हेड ऑफिस कहां पे है? मुंबई में। बैंक के 28 रीजनल ऑफिसेज हैं आरबीआई के। बाय बैंक आई मीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 28 रीजनल ऑफिसेज हैं विच आर इन द स्टेट कैपिटल्स। फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा वैसे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बट सिर्फ आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर अलग है, विच इज 1 जुलाई टू 30th जून। इसका फाइनेंशियल ईयर ऐसे माना जाता है। तो ऑब्वियसली इसकी जो रिपोर्ट है वो हर साल अगस्त में रिलीज होती है। ऑल राइट, वी हैव टॉक्ड अबाउट हिल्टन यंग कमीशन, जहां पे आरबीआई जो है जिसके अंडर 1935 अप्रैल तहत के अंदर बना था। एक्ट जो है आरबीआई का साल 1934 था। उसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे एंड देशमुख, मिस्टर देशमुख, सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर। एंड देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसमें 4 तुम्हारे एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स और 4 उसमें तुम्हारे दे वुड बी डायरेक्टर्स। राइट, नॉमिनेट कौन होते हैं यहाँ पे? 10 डायरेक्टर्स एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स। नॉमिनेशन वालों की 4 साल टर्म पीरियड है, गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर की 5 साल टर्म पीरियड है। इसके 28 रीजनल ऑफिसेज हैं, 21 मेंबर्स हैं। फाइनेंशियल ईयर जो है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ओके, आई होप यू आर देयर विद मी। सब कमिटीज क्या है सेंट्रल बैंक की? सेंट्रल बैंक की सब कमिटीज क्या है? पहला वो बोल रहा है इट इंक्लूड्स दोज विच लुक इनटू इंस्पेक्शन, ऑडिट, स्टाफ, बिल्डिंग। हर एक सब कमिटी का एक स्पेसिफिक फोकस एरिया है। पहली सब कमिटी है फाइनेंशियल सुपरविजन पे। वो क्या करती है? सुपरवाइजेस कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स। तो आपको ये रोल याद करना पड़ेगा। अगर मोटा मोटा आइडिया याद रखना है तो पहली फाइनेंशियल सुपरविजन की कमिटी है, दूसरी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की है जो ऑब्वियसली पेमेंट्स और सेटलमेंट्स को देखती है। हर एक कमिटी का अलग अलग रोल है या सब्सिडरीज हैं, सब कमिटीज हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ही ज्यादा फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च IGIDR बॉम्बे में, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर इनटू इकोनॉमिक रिसर्च। इट्स अ वेरी गुड स्कोप वाला इंस्टीट्यूट। राइट, और इंस्टीट्यूट्स भी हैं जैसे आपके NIMD है जो पुणे में है, IDRBT है जो हैदराबाद में है। ये सारे जो हैं RBI के द्वारा फंड किए जाते हैं प्योरली एंड प्योरली ट्रेनिंग एंड रिसर्च पर्पस के लिए। सब्सिडरीज जो फुली ओन्ड हैं, फुली ओन्ड बाय RBI, सब्सिडरीज इंक्लूड NHB, then you have DICGC, then you have BRBNPL and also मेजॉरिटी स्टेक जो है हमने कल भी बात की थी नबार्ड में रहता है किसका? RBI का। ये आपको फुल फॉर्म जो है वो याद करनी पड़ेंगी। ऑल राइट, चलिए फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है? व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन सबसे पहला काम क्या है रिजर्व बैंक का? पेपर करेंसी को इशू करना।
चलिए, रिजर्व बैंक इज नेशन सोल नोट इशूइंग करेंसी, नोट मतलब रुपया, जो पेपर नोट है, एक्सेप्ट 1 रुपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 रुपी के अलावा जितने भी नोट्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इशू करता है। जो ये रुपी 1 रुपी वाला है दैट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑलराइट, इट इशूज नोट्स ऑन डिनोमिनेशन 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000। ठीक है, एक सेपरेट जो है इशू डिपार्टमेंट बना हुआ है आरबीआई के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ नोट को इशू करने के लिए बना है। 1 रुपए को छोड़ के बाकी सारे आरबीआई देखते हैं। जो 1 रुपी का नोट है दैट इज बीइंग इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑलराइट, चलिए, और कौन सा डिपार्टमेंट है? इशू डिपार्टमेंट है, जो ये नोट का इशू देखता है कि इशूइंग ऑफ नोट, कितने नोट जो है हमने इशू करने हैं, कितने प्रिंट होंगे, क्या डिनोमिनेशन रहेगी उसकी। चलिए, अब आरबीआई का पहला फंक्शन हो गया इशू ऑफ पेपर करेंसी। दूसरा, गवर्नमेंट का भी बैंक है, जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के वेरियस बैंकिंग फंक्शंस हैं, पेमेंट करनी है, कोई टैक्स भरना है गवर्नमेंट को, सब कुछ जो है वो आरबीआई देखेगा। फिर ये बैंकर्स बैंक भी है और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या बड़ा फेमस है, इसका रोल माना जाता है कि जब सारी उम्मीदें पानी फेर जाती हैं तो हम आखिरकार आरबीआई के पास ही जाते हैं पैसे मांगने के लिए, जब इकोनॉमी में कोई इम्बैलेंस आता है कि चलो छोटे मोटे बैंक्स अगर नहीं कर पा रहे तो आरबीआई तो है, हम जिसके पास खजाना पड़ा है, जिससे हम हेल्प ले सकते हैं। रीड इट आउट। आरबीआई एक्ट एज बैंकर्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। ऑल शेड्यूल्ड बैंक कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। सारे शेड्यूल्ड बैंक कौन से हैं? जो शेड्यूल 2 के अंदर आते हैं, हमने कल इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो शेड्यूल्ड बैंक जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ आरबीआई में आते हैं। ऑल कमर्शियल बैंक एज वेल एज शेड्यूल्ड बैंक हैव टू कीप, दिस इज इंपॉर्टेंट, मिनिमम 3% रिजर्व। हर शेड्यूल और कमर्शियल बैंक को 3% ऑफ अपना रिजर्व जो है वो रखना पड़ता है आरबीआई के साथ। ठीक है जी, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। They have to submit weekly reports to RBI as well about their transaction. By performing 3 functions, RBI helps members in significantly what? Lender of last resort, custodian of cash reserves. हम अपने कैश रिजर्व जो है वो बैंक के रख सकते हैं। Clears and transfer transaction. It acts as central clearing house. अब देखिए, आरबीआई जो है बैंकर्स का बैंक है। कैसे? बैंकर्स के जितने रिजर्व्स हैं कस्टडी में कौन रखता है? आरबीआई। बैंकर्स का बोलते हैं ना, जैसे दिवाला भूल गया क्योंकि है ही नहीं उनके पास पैसा, काम ठप हो गया, आरबीआई से पैसे ले लो, उनको बचा लेगा डूबने से। फिर क्या करता है? सेंट्रल क्लियरिंग हाउस भी है। बट जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं या कमर्शियल बैंक्स हैं उनको मिनिमम 3% ऑफ रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई के पास अपना, और वीकली रिपोर्ट देनी पड़ती है आरबीआई को ट्रांजैक्शंस की। ओके, क्रेडिट कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो अनदर फंक्शन ऑफ आरबीआई। इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हें क्रेडिट जैसे कि लोन देना, उधार देना, ठीक है, ज्यादा लोन दे दिया, ज्यादा मनी फ्लो हो गया, या कम लोन दे दिया, कम मनी फ्लो हो गया, उससे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इन सबको तुम कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट भी पूरा किसके हाथ में है? आरबीआई। कितना मनी फ्लो करना है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ानी है, मनी सप्लाई कम करनी है, एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो उस मनी सप्लाई से तुम्हारा इन्फ्लेशन और क्रेडिट कंट्रोल होता है। ठीक है, जिससे तुम्हारी फर्दर अगर इकोनॉमी में तुम्हारा सरप्लस है, डेफिसिट है, ये सारी बैलेंस इम्बैलेंसेस हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं। आरबीआई हैज अ मेजर रोल टू प्ले। तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट किसके हाथ में है? आरबीआई में, आरबीआई के हाथ में। इट हैज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट व्हिच आर स्टडीड अंडर बेसिकली 2 काइंड्स ऑफ कंट्रोल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव कंट्रोल क्या है क्रेडिट के, जो आरबीआई देखता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपने डेफिनेशन सुनी भी होंगी, डेफिनेशन एक तो कम से कम नाम सुने होंगे। तो ये सारे तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच ट्रूली डील्स विद द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। बैंक रेट क्या है? जो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी शेड्यूल्ड बैंक से चार्ज करता है फॉर द लोन इट गिव्स, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड बैंक्स को लोन देता है, वो जो रेट है, जिस रेट पे देता है उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब इट मींस बैंक कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उसको ओपन मार्केट में तुम अगर सेल कर दोगे, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज दी, जितना भी कैश फ्लो था थोड़ा बहुत ज्यादा हो रखा था इकोनॉमी में, वो वापस आरबीआई के पास आ जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है,
अगर बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो जो ये सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। जिस रेट पे आरबीआई जो अपने शेड्यूल्ड बैंक्स को लोन देता है वो बैंक रेट होता है। आगे हम देखेंगे करंट इसके रेट इकोनॉमी में क्या चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मार्क। CRR, it is that amount of funds that banks have to keep with the RBI. If RBI decides to increase this rate, the available amount with the banks come down. RBI uses this method to increase of CRR, drain out the excessive money. CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशो। इतना कैश जो है वो बैंक्स को रिजर्व की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अगर आरबीआई को लग रहा है कि बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ मनी हो रखा है इकोनॉमी में, ठीक है, सर्कुलेशन को कम करना है, फ्लो ऑफ मनी को, मनी सप्लाई कम करना है, सीआरआर बढ़ा देंगे। सीआरआर बढ़ा देंगे, बैंक्स के जो रिजर्व्स हैं वो और आरबीआई के पास जाने लग जाएंगे, मनी सप्लाई, फ्री मनी सप्लाई ऑफ फ्लो इन द इकोनॉमी कम हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट्स व्हिच ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड unencumbered approved securities equal to not more than 40% of their total demand and time deposit liabilities। ठीक है, 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका 40%? डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटीज, राइट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, जो ये लिक्विड फॉर्म में एक तरह से बैंक्स को आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। Then you have base rate. It is the minimum rate set by RBI below which banks are not allowed to lend to its customer. एक बेस बना दिया है, इससे कम रेट से नीचे बैंक्स नहीं जा सकते while giving loan to the customers। ठीक है, बैंक रेट क्या था? जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। अब जिस मिनिमम, बेस हो गया, हमने किया ना सीलिंग और फ्लोर, तो फ्लोर बेस रेट, बेस रेट क्या है? इससे नीचे कमर्शियल बैंक्स लोन नहीं देंगे अपने कस्टमर्स को, इससे नीचे रेट नहीं जाएगा। इससे ऊपर उनकी अपनी मर्जी है, इंडिपेंडेंट फॉर दैट, बट इससे नीचे नहीं जाएगा कस्टमर्स को जब लोन देंगे। बेस रेट इज डिसाइडेड इन ऑर्डर टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन द क्रेडिट मार्केट। अब ऐसा ना हो ना कि बहुत बैंक्स को है सस्ते रेट पे देने लग जाए तो सारे जो कस्टमर्स है उस बैंक की तरफ भाग जाए। तो एक तरह से इक्वालिटी लाने के लिए, ताकि बहुत ज्यादा मोनोपोली ना हो जाए बैंक्स की, आरबीआई ने एक बेस रेट सेट कर दी कि सभी बैंक्स जो है इतने रेट से नीचे नहीं जाएंगे while giving loans to the customer to in order to check or keep a control on the monopolistic tendencies of the banks, right? Okay, then they have marginal। इससे ये भी पता लगता है कि बेस रेट इतना मिनिमम फिक्स हुई, कहीं ना कहीं हमें पब्लिक की जब बात आ जाती है, गवर्नमेंट की बात आ जाती है, तो उनको कस्टमर्स का या फिर पब्लिक का ध्यान रखना है, उनकी सोशल वेलफेयर का भी। इतना मिनिमम रेट सेट कर दिया है, कहीं ज्यादा रेट भी ना लेने लग जाए कस्टमर से। फिर आगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। आरबीआई इज इशूड न्यू गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप लेंडिंग रेट बाय कमर्शियल बैंक्स। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू गाइडलाइंस इसकी रखी गई है, विच इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR। इट हैज रिप्लेस्ड द बेस रेट सिस्टम फ्रॉम अप्रैल 2016। जो बेस रेट था, ठीक है, इसको रिप्लेस करके MCLR आ गया है। कब रिप्लेस हुआ? 2016 अप्रैल ऑनवर्ड्स। इज एप्लीकेबल ऑन फ्लोटिंग रेट होम लोन्स, टर्म लोन्स टू स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज एंड मिडिल लेवल कॉर्पोरेट्स। अब ये इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो है आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी 11-12 में इसको अनाउंस किया था। एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज होती है, उसकी बुकलेट भी आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, दोज हू वांट टू रीड, बहुत अच्छा उसमें कॉन्सेप्ट दिए होते हैं फॉर योर फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। जो 11-12 की पॉलिसी थी उसमें उन्होंने MSF का कॉन्सेप्ट रिलीज किया था। दिस रेफर्स टू द पेनल रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1% greater than reverse repo rate. MSF came into effect from 9th May 2014। 11-12 की पॉलिसी में उन्होंने बताया था इसको, इट इज ऑलवेज 1% प्लस हो जाएगा, 1% ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, एंड इट वाज केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम मई 2014। पढ़ेंगे हम रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है टू इंश्योर बैंक इंक्रीज देयर इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स।
जो हमारे सेक्टर्स प्रायोरिटी हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उसको अलग से एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रेट होता है ताकि ये सेक्टर ज्यादा से ज्यादा बूम करे, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, ठीक है। इनके लिए अलग से एक रेट सेटअप होता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो बैंक्स को अलाउ करता है बोरो मनी थ्रू रीपरचेज एग्रीमेंट्स। इट इज यूज्ड टू एड बैंक्स इन एडजस्टिंग द डे टू डे मिसमैचेस इन लिक्विडिटी। कई बार क्या होता है, बैंक्स में बहुत फ्री फ्लो ऑफ कैश होता है, कई बार फ्री फ्लो ऑफ कैश इतना नहीं होता। सपोज एक कस्टमर आ गया, उसने काफी पैसे, बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, आज ही ब्रांच में से पैसे विड्रॉ कर लिए, बैंक खाली हो जाएगा ना, कुछ तो उसको मेंटेन करके रखना है। तो अगर ऐसा कुछ लिक्विडिटी में ऊपर नीचे होता है तो दे हैव अ फैसिलिटी कॉल्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें एक रीपरचेज एग्रीमेंट भी होता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2000 ऑनवर्ड्स। अब इसी के अंदर जो है हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ रेपो और रिवर्स रेपो आते हैं, जो बहुत ही नोन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूजली हमारे अखबारों में इसके बारे में बताया जाता है, डेली न्यूज में भी काफी बार आता है। तो ये जो दो कंपोनेंट्स है तुम्हारे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सिर्फ लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए बैंक्स की, फ्री फ्लो ऑफ मनी कई बार ज्यादा हो गया, कम हो गया लिक्विड कैश, उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेपो एंड रिवर्स रेपो। अब रेपो क्या है? जिसपे आरबीआई लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक्स, दैट इज रेपो रेट, राइट। जब भी बैंक्स के पास शॉर्टेज हो जाती है, दे कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई। रिडक्शन इन रेपो रेट हेल्प कमर्शियल बैंक्स टू गेट मनी विद द चीपर रेट। अगर रेपो रेट कम हो गया तो क्या हो जाएगा? मनी जो है सस्ता मिलने लग जाएगा बैंक्स को, एंड इंक्रीज इन द रेपो रेट कमर्शियल बैंक्स विल गेट मनी एट अ हायर रेट एंड बिकम्स एक्सपेंसिव। सो रेपो रेट ऑपरेशन इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो इतना इजी नहीं होगा पैसे लेना कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई से। रेपो रेट कम कर दिया, बहुत इजीली जो है कमर्शियल बैंक्स या शेड्यूल्ड बैंक्स आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। तो इस तरीके से लिक्विडिटी को बैंक्स की कंट्रोल किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट इज आल्सो नोन एज is an operation where RBI borrows money from banks by lending securities। अब आप सोचेंगे आरबीआई को क्या जरूरत पड़ेगी भाई बैंक से लेने की, वो तो खुद बैंकर्स बैंक है। ये एक तरह से टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, किस तरीके से पैसे वापस खींचने हैं। कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आ गया, सिक्योरिटीज दे दो। आरबीआई जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अपनी जो है, जैसे हो गया जो शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, वो कमर्शियल बैंक्स को दे देंगे और कमर्शियल बैंक से जो एक्सेस फ्लो ऑफ मनी है वो वापस खींच लेंगे इन ऑर्डर टू हैव अ बैलेंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। So interest rate paid by RBI is called reverse repo rate. Reverse repo rate operation absorb liquidity. It will be 100 basis points below repo rate. याद रखना है, reverse repo rate will be always 100 basis point below your repo rate. ठीक है जी, ये important concept है। दोनों में 100 basis point का फर्क होगा। reverse repo rate जो है वो कम होगा 100 basis point as compared to your रेपो रेट। चलिए, ये हमारे करंट जो आजकल रेट चल रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द करंट रेट विच आर गोइंग इन दी करंट इकोनॉमी। क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, हमने क्वांटिटेटिव पढ़ लिए, क्या क्या आया उसमें इतना कुछ फेमस, जैसे रेपो, रिवर्स रेपो, तुम्हारी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सीआरआर आ गया, एलएएफ आ गया, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अब हम करेंगे क्वालिटेटिव की बात, जिसको सिलेक्टिव कंट्रोल भी बोलते हैं। सबसे पहला उसमें क्या है? चेंज इन दी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन लोन्स। आरबीआई जो है अपने मेंबर बैंक को डायरेक्ट कर देता है, मार्जिन जो है रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज करो। फर्स्ट सच डायरेक्शन वाज गिवन इन मई सितंबर 1956 रिगार्डिंग दिस, ठीक है, कि जो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है लोन का, मार्जिन्स, यू अंडरस्टैंड, एक्सट्रीम्स, उसको आप कम या बड़ा करो। You have to change your limits of the loan margins from time to time, ठीक है। Maximum limit of loans with the view of checking speculation, RBI fixed a maximum limit of the loans by commercial bank। इससे ज्यादा लिमिट के लोन्स तुम नहीं दे सकते। No scheduled bank is allowed to grant loan exceeding 1 crore to a single party without prior permission according to its 20th November 1965 credit policy। It has been since withdrawn, this restriction has been since withdrawn। तो इट हैज बीन विड्रॉन, बट जब ये एप्लीकेबल थी तो इसका मतलब क्या था कि इतनी मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 करोड़ से ज्यादा लोन किसी को नहीं दे सकते, किसी पार्टी को प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई से। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है? इट इज येट अनदर टेक्निक ऑफ सिलेक्टिव और योर क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं आरबीआई ना, एक कोटा फिक्स कर देता है, फिक्स्ड क्रेडिट कोटा फॉर द मेंबर बैंक्स एज वेल एज द लिमिट्स फॉर पेमेंट ऑफ बिल्स।
कोटा सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960। तो जो तुम्हारे मेंबर्स बैंक है उसके लिए क्रेडिट कोटा मींस अमाउंट या एक लिमिट सेट कर देते हैं पेमेंट ऑफ बिल्स की भी, और एक लोन का कोटा फिक्स हो जाता है जो भी तुम्हारे मेंबर्स बैंक है, कमर्शियल बैंक है उनके लिए। Moral persuasion, from time to time RBI hold meeting with the member bank to seek their cooperation, effectively controlling it, advises against the expansion of credit and all. So basically under moral persuasion, time to time RBI keeps on holding meeting with the member banks so as to keep on persuading them, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, so as to have a good control and effective control over the monetary system in the economy. What are the other functions of RBI? हमने उसके क्वांटिटेटिव बता दिए, क्वालिटेटिव बता दिए, कुछ और स्पेसिफिक फंक्शंस भी हैं, लाइक एक्सपोर्ट असिस्टेंस, जो है वो लोन देते हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को। दीज लोन्स आर गिवन फॉर इनडायरेक्टली बाय रीफाइनेंसिंग लोन गिवन बाय द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एंड अदर बैंक्स। ठीक है, एक एग्जिम बैंक है तुम्हारा, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को हम एग्जिम बैंक बोलते हैं, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, इम मतलब इंपोर्ट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ उसका फंक्शन रहता है विच इज गिविंग लोन टू द एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। दीज लोन्स आर गिवन इनडायरेक्टली बाय रीफाइनेंसिंग लोन्स गिवन बाय द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और द अदर बैंक। जो एग्जिम बैंक ने लोन दिया है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को, उसको फर्दर रीफाइनेंस करना, सपोर्ट करना, दैट इज बाय आरबीआई विच इज अनदर फंक्शन। Clearing house function mean Reserve Bank also has a clearing house. Interbanking obligations are conveniently settled down through this house. एक clearing house function मतलब कोई interbank आपस में obligations हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो RBI has to come and play the role in that. ठीक है, which is a clearing house and it is जो भी ऊपर नीचे बैंक में हुआ है, interbanking obligations जो भी है उसको clear कौन करता है? RBI बीच में पढ़ के। Change of currency, big notes into small ones, small notes into coin. RBI can do anything. ठीक है, अभी आपने हाल ही में थोड़े साल पहले देखा ही है कि किस तरह से we all have faced, right? Okay. So change of currency में क्या है? Big notes को small में कर देगा, small notes को coins में, right? नोटबंदी हमने देखी थी, हुई थी, ठीक है, एवरीबडी नोज दैट। नाउ ट्रांसफर ऑफ करेंसी भी कर सकता है, बैंक कैन आल्सो फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ करेंसी व्हिच मींस इशू डिमांड हंडीज इनटू दी ब्रांचेस। करेंसी ट्रांसफर करनी है, करेंसी को चेंज करना है, कुछ भी करना है, जो मेन हेड है एपेक्स बैंकर्स बैंक वो आरबीआई कैन डू एनीथिंग, राइट। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी का, इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन करेंसी की यहाँ पे कौन देखता है? मेनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट रेगुलेट्स द एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ट्राइज टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट कैसे मेंटेन होगी? बाय कीपिंग अ कंट्रोल ऑन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी, सॉरी। In order to maintain the exchange rate stability, it has to bring the demand and supply of foreign currency close to each other. It deals with currency only those countries which are member of IMF. ये important है, RBI सिर्फ उन्हीं foreign currency के साथ डील करता है which are the members of IMF. तो अगर आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना एक्सचेंज रेट में, so what you have to do is डिमांड एंड सप्लाई को इक्वल रखने की कोशिश करनी है, इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करनी है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो अनदर विच इज एक और तरह का इसका जो कॉन्सेप्ट है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज अप्रूव्ड द गाइडलाइंस ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो ऑन 28 February 2016। BBB starts its works from 1st April 2016। क्या करेगा? ये बेसिकली एक सर्च कमिटी है या अपॉइंटमेंट बोर्ड है जो क्या करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स विद 2 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स which is Secretary of Financial Services and Public Enterprises। ठीक है, थोड़ा सा लेटेस्ट है ऑलमोस्ट, तो इसको आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को याद कर लेना। Mr. Vinod Rai was the first chairman of the BBB and he was the former Comptroller and Auditor General of India as well। Okay, government has maintained the BBB as holding company for state-run banks and idea first mooted at the maiden banking conclave ज्ञान संगम। याद रखेंगे, सबसे पहले जो आइडिया था मूट किस में हुआ था? ज्ञान संगम जो एक कॉन्क्लेव हुआ था, कहाँ पे, कौन से साल में? 2015 जनवरी में। तो बेसिकली बीबीबी का क्या काम है?
एक तरह से अपॉइंटमेंट बोर्ड करता है। किसका अपॉइंट करता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो चेयरमैन है, जो इसमें दो तरह के गवर्नमेंट प्रोफेशनल होंगे, विच इज द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस एंड ऑल्सो पब्लिक एंटरप्राइजेस। मिस्टर विनोद राय वॉज द फर्स्ट चेयरमैन हु वॉज अपॉइंटेड। ओके, एक इंद्रधनुष भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। किस लिए? जो तुम्हारे पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, उनको दोबारा से रीवैम्प करने के लिए, उनको वापस से उनकी परफॉर्मेंस को उठाने के लिए इंद्रधनुष कॉन्सेप्ट आया था। टू रिवाइव द फॉर्चून ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट अनवेल्ड अ 7-point प्लान, इंद्रधनुष, राइट, encompassing of rupees 20,000 crore immediate fund infusion and creation of a single holding company। क्या था? अगस्त 14, 2015 7-point स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी, जो तुम्हारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको रीवैम्प करने के लिए, उनको दोबारा से ऊपर उठाने के लिए 20,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो इकोनॉमी में इनमें इन्फ्यूज कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट। 7 की रिफॉर्म्स ऑफ इंद्रधनुष मिशन में क्या क्या है? अपॉइंटमेंट्स, डिस्ट्रेसिंग, कैपिटलाइजेशन, एम्पावरमेंट, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। आपको ये याद करने पड़ेंगे कि 7 वो कौन सी गाइडलाइंस है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उनको दोबारा से उनकी फंक्शनिंग को, उनके फॉर्च्यून को किस्मत जगाने के लिए, उनको दोबारा से बढ़िया सा परफॉर्म करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए कौन से वो 7 गाइडलाइंस हैं इंद्रधनुष की, आप याद कर सकते हैं। इसमें आपको पूछ सकते हैं कौन से हैं, कौन से नहीं है। ठीक है, क्या क्या देखेगा वो? जो तुम्हारे स्ट्रेट रन लेंडर्स हैं, फ्रेश लुक एट हायरिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू de-stress द ब्लोटेड लेंडर्स, कैपिटल इन्फ्यूजन, इंसेंटिव विद हायर रिवॉर्ड्स। मतलब बेसिकली अगर तुम्हारा कोई बैंक डूब रहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, या लग रहा है कि उसका काम सही से नहीं हो रहा है, उसको दोबारा से उसकी किस्मत जगाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए, फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए 7-point स्ट्रैटेजी इंद्रधनुष वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अगस्त 14, 2015, राइट। चलिए अब एक बात करते हैं मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी एंड इज मैनेज्ड बाय आरबीआई। प्रेजेंट करंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन दी, ये याद रखेंगे, प्रेजेंट जो करेंसी सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट इशू व्हिच वाज अडॉप्टेड इन 1957। इसमें क्या होता है? आरबीआई हैज केप्ट अ मिनिमम रिजर्व ऑफ रुपीज 200 करोड़ कंप्राइजिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड फॉरेन करेंसी। तो जो हमारा आज का प्रेजेंट पेपर करेंसी सिस्टम है, दैट इज बेस्ड ऑन मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो आरबीआई मेंटेन करके रखता है। उसकी अमाउंट कितनी है? 200 करोड़। कब कॉन्सेप्ट दिया गया था? 1957 में। उसमें क्या क्या होता है? गोल्ड कॉइन्स एंड योर फॉरेन करेंसीज। तो इसको मिला के तुम्हारे 200 करोड़ के रखने पड़ेंगे आरबीआई को अपने पास रिजर्व्स। आउट ऑफ दिस 200 करोड़ 115 करोड़ शुड बी इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, तो बाकी जो रह गया वो फॉरेन करेंसी में होगा। ऑलराइट, 80 ये याद रखना है, 115 इज इन फॉर्म ऑफ गोल्ड और जो बाकी 85 रह गया दैट इज इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। दिस इज द रिजर्व मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसीलिए बोला जाता है मिनिमम रिजर्व। इतना मिनिमम रिजर्व आरबीआई को अपने पास रखना पड़ेगा। और ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब से अडॉप्ट हुआ है? 1957 से। आई होप यू ऑल आर स्टिल देयर with me with the same energy. Okay, these concepts are very important, very easy to understand but very important from the exam point of view. कुछ भी आपको इस पैराग्राफ में से 5-6 क्वेश्चन निकल आए हैं। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया किस पे बेस्ड है? प्रेजेंट करेंसी सिस्टम, मिनिमम रिजर्व पे। मिनिमम रिजर्व हो कितना है? 200 करोड़। कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1957 में। 200 करोड़ में से क्या क्या होना चाहिए? गोल्ड और फॉरेन करेंसी। कितना गोल्ड? 115। फॉरेन करेंसी कितनी? 85। एक पैराग्राफ में से आपको 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑलराइट, सो बी देयर विद मी एंड बी वेरी अलर्ट। मिंट्स क्या है? कॉइन्स आर मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई इज द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इशू एंड हैंडलिंग ऑफ कॉइन्स। अब जो एक कॉइन्स है, नोट तो तुम्हारा जो पेपर नोट है वो तो आरबीआई कर देगा, 1 रुपी नोट नहीं करेगा। 1 रुपी नोट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो याद रखेंगे कि 1 रुपी जो नोट है वो करेगा तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रिमेनिंग नोट्स कौन करता है? पेपर नोट्स, आरबीआई। ठीक है जी,
नेक्स्ट जो तुम्हारा कॉइन्स है, दिस इज मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट आरबीआई जो इसका एजेंट है एक तरह से, जो किसमें हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, इशू एंड हैंडलिंग ऑफ कॉइन। 4 mints are operated in Mumbai, Noida, which is UP, कोलकाता एंड हैदराबाद। मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद, इन 4 जगह पे कॉइन्स मिंट होते हैं। ठीक है, करता कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट आरबीआई हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन में और हैंडलिंग ऑफ कॉइन्स में। ये जो सिंबल रुपी का नया इंट्रोड्यूस हुआ था, पहले हम ऐसे लिखते थे, ठीक है, ये सिंबल जो है वो कब से आया, 15 जुलाई 2010 से। इस दिया किसने था, मिस्टर डी उदया कुमार। ठीक है जी, इन्होंने दिया था ये वाला साइन। इट इज एन अमालगमेशन ऑफ देवनागरी रा एंड रोमन आर विदाउट दी स्टेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से आपको पूछ सकते हैं कि जो नया सिंबल आर आया है कब आया था, 2010 15 जुलाई को। किसने दिया, मिस्टर डी यू कुमार। और कहां से आया है ये, देवनागरी। ठीक है, देवनागरी इज द लैंग्वेज, उसका रा लिया था और रोमन का आर लिया विदाउट द स्टेम। तो दिस इज द 2 फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस जहां से ये हमने सिंबल उठाया है। अमालगमेशन मतलब क्या होता है कि उसको अमालगमेट किया है, दोनों को इकट्ठा किया है, कंसाइड किया है। चलिए, इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है आपके, वेरियस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहला है नेशनल हाउसिंग बोर्ड, जो कि 9 जुलाई 1988 को सेटअप किया गया था अंडर दी NHB एक्ट 1987, विच इज होली ओन्ड, पूरी कंप्लीटली ओन्ड सब्सिडरी है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड किसके लिए, टू मीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, साउंड, हेल्दी, कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम टू ऑल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। नाम बता रहा है नेशनल हाउसिंग बैंक। प्योरली जो तुम्हारी सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है उसको तुमने अगर एक साउंड, हेल्दी और कॉस्ट इफेक्टिव लोन देना है हाउस के लिए, हाउसिंग फाइनेंस करना है, तो NHB वाज सेटअप बिकॉज ऑफ दैट। हाउसिंग क्रेडिट को मोर अफोर्डेबल बनाना, ऑल्सो रेगुलेट करना एक्टिविटीज ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, जो वेरियस अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसको रेगुलेट भी करना, जो क्रेडिट है हाउसिंग के लिए उसको इजी, अवेलेबल, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्राइसेस पे देना। जैसे हमने पहले बात करी थी एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक कब बना था, 1 जनवरी 1982 अंडर द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 में। ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। अब ये जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करता है, इसको जो है रीफाइनेंस वो आरबीआई करता है। ठीक है, तो एक तरह से आरबीआई का भी एक्सपोर्ट में फाइनेंस करने का हाथ है। ठीक है, तो जो एग्जिम बैंक है इसका फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एट बोथ कैटलिस्ट एंड की प्लेयर इन प्रमोशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। ठीक है, प्रमोट भी करेगा और उसको कैटलिस्ट भी बनेगा, बोथ द फंक्शंस ऑफ द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये जो है पर्टिकुलरली इसका मेजर रोल है स्मॉल MSMEs, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उनको लोन देना, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को, ट्रेड को बढ़ावा देना। बना कब था, 1 जनवरी 1982 में। मुद्रा बैंक, आपने बहुत ही टर्म जो है प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम अखबारों में पढ़ी होगी, न्यूज में पढ़ी होगी, है क्या ये, इट वाज लॉन्च्ड विद इट्स 3 इनिशिएटिव प्रोडक्ट्स नेम्ड एज शिशु, किशोर एंड तरुण। ये तीनों इसकी कैटेगरीज हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। किस लिए, टू signify the stage of growth and funding needs of micro units entrepreneur. It is basically refinancing through state level institution will deliver loans through non-banking finance and NBFCs, MFIs, rural bank, district banks, private banks, सारे जो banks हैं उसके इंटरमीडियरीज भी हैं, वो सारे जो हैं वो क्या करेंगे, रीफाइनेंसिंग होगी उनके थ्रू। बेसिकली इसका रोल क्या है, माइक्रो और जो माइक्रो यूनिट्स हैं, बहुत स्मॉल से भी नीचे, माइक्रो, मैक्रो, स्मॉल एंड माइक्रो, वेरी स्मॉल यूनिट्स, उनको इन्होंने क्या करना है, दे हैव टू हैव सपोर्ट देयर ग्रोथ एंड फंडिंग। उसी के लिए मुद्रा बैंक बना है, जिनको बहुत स्मॉल लोन चाहिए। तो बेस्ड ऑन कितना लोन चाहिए इसके कैटेगरीज हैं। शिशु कैटेगरी वो उन बिजनेसमैन के लिए है जिनका लोन कवर जो है वो 50,000 से रहता है।
ठीक है। जो भी माइक्रो यूनिट्स हैं, जैसे स्टार्टअप्स है, बहुत ही स्मॉल बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बहुत घर से काम शुरू किया है, छोटा बिजनेस है, 50,000 का लोन चाहिए, वो शिशु कैटेगरी के अंडर आएंगे। किशोर वाले कौन से हैं? अ लोन कवर फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख। तरुण कैटेगरी जो है, इट विल all small business which have been set up will be in this category. There may be some financial requirements और इसमें लोन कवर अप टू रहता है 10 लाख रुपीज। 10 लाख तक का लोन जो है वो इसके अंदर कवर होता है। तो ये 50,000 है, ये 50,000 से 5 लाख। तरुण कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी है जो 10 लाख का लोन तक कवर करती है, और ये सारी तीनों कैटेगरी, सब कैटेगरीज कंपोनेंट्स है, मुद्रा बैंक के अंडर आते हैं। ओके, इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ, ओके, तो ये आप याद कर लेंगे, हमने अलग से आपको इसकी डिटेल दे दी है, कौन कौन से साल में कौन कौन से तुम्हारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेटअप हुए थे। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज विदाउट मेकिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ अ बैंक, इट डज नॉट होल्ड अ बैंकिंग लाइसेंस। एज द नेम डिफाइंस इटसेल्फ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं भाई? जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है बट फिर भी फाइनेंशियल तुम्हें सर्विसेज देते हैं, दे आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। फीचर क्या है? सबसे पहला स्मॉल साइज, ठीक है जी, इनका स्कोप और साइज दोनों स्मॉल है, जैसे कि पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, इन सब में ये डील करते हैं, विच आर लार्ज इन साइज, ठीक है, एक्सेप्ट अ फ्यू एनबीएफआईज जो इसमें डील करते हैं। मेनली आपके जो एनबीएफआईज हैं, दे आर वेरी स्मॉल, अपार्ट फ्रॉम दोज एनबीएफआईज जो पेंशंस या फिर तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में डील करते हैं, ठीक है। बहुत ही इनका लो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है, मैनेजमेंट भी बड़ी लो होती है। ऑलराइट, लो कैपेसिटी इंटेंसिटी, लो कैपिटल इंटेंसिटी, दे हैव वेरी लो अमाउंट ऑफ ओन्ड कैपिटल, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स। जो ये है बोरोवर्स जो कमर्शियल बैंक से बोरो नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ भागते हैं। अनसिक्योर्ड लोन है, द लोन्स व्हिच आर ऑफर्ड बाय देम आर मोर रिस्की एज दे आर ऑफर्ड विदाउट एनी सिक्योरिटी। कोई कोलैटरल, कोई सिक्योरिटी, कोई मॉर्गेज कुछ नहीं रखना, आपने लोन ले लेना, तो जिसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन्स कन्वर्ट द लोन ऑफर्ड फॉर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म इनटू लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए लोन ऑफर किए जाते हैं उसको ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है? स्मॉल साइज है एक्सेप्ट फॉर दोज डीलिंग इन प्रोविडेंट फंड एंड योर पेंशंस। दूसरा, बड़ा ही लो कैपिटल इंटेंसिटी है, थोड़ा लो कॉस्ट मैनेजमेंट है इनका, इतना ज्यादा ह्यूज सिस्टम नहीं है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स है, जिनको कमर्शियल बैंक्स वापस भेज देते हैं, लोन नहीं मिलेगा वो लोग इनकी तरफ आते हैं। ये लोन जो है वो थोड़ा सा कोलैटरल फी है, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, और ये स्मॉल और शॉर्ट लोन्स को, शॉर्ट और मीडियम लोन्स को लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक नीड्स, जो तुम्हारे ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वो क्या करते हैं, वो लोन असिस्टेंस किस पर्पस के लिए देते हैं? जो इकोनॉमिक नीड्स हैं तुम्हारी बेसिक डे टू डे की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विस, ऑल दी सेक्टर फॉर कंजम्पशन, हेल्थ एटसेट्रा, जितना भी आप सोच सकते हो डेली इकोनॉमिक नीड्स जो तुम्हारी है उसके लिए तुमको ये लोन देंगे। इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी खुद की एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, रिक्वायर्ड टू फॉलो सर्टन। ये जो है थोड़े से रूल्स इनको जो है वो आरबीआई के फॉलो करने पड़ते हैं, बट द कैपिटल लिमिटेशन, प्रॉफिट प्रोविजन, मेंटेनिंग रिजर्व, ऑडिटिंग, पब्लिकेशन एटसेट्रा आर नॉट बाइंडिंग ऑन देम, ठीक है। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हैं। वो बोल रहे हैं कुछ रेगुलेशंस आरबीआई की इन पे इंपोज होती है, पर जो मेजर आप देखिए, कैपिटल कितनी रखनी है, प्रॉफिट प्रोविजनिंग कितनी है, रिजर्व कितना है, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, उनकी अलग से अपनी पॉलिसीज गाइडलाइंस है, वो दे आर नॉट बाइंडेड बाय आरबीआई इन दिस केस। दैट इज व्हाई एनबीएफआईज ऑपरेट एज अ इंडिपेंडेंट बिजनेस। ओके, वेरियस टाइप्स क्या हैं? फॉलोइंग कैटेगरीज में है डिपेंडिंग अपॉन नेचर। फर्स्ट इज इक्विपमेंट लीजिंग कंपनीज, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन बैंकिंग के टाइप्स जो हैं। As the name says, equipment leasing company mean any company जिसका main principle क्या है? Leasing of equipment और financing of such activities। किसी equipment को lease करना है उसके लिए this type of NBFI will operate। Hire purchase company, as the name says, जिनका main motive है to hire, purchase और financing such transactions,
ठीक है, द गुड्स आर लेट ऑन हायर बाय द हायर परचेज कंपनी विद द कंडीशन टू पे द इंस्टॉलमेंट्स बाय द हायरर, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स पे वो परचेज करने को देते हैं, तो हायरिंग के लिए तुम्हारा हायर परचेज कंपनी है। एज द नेम सेज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है विच प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, एक्विजिशन ऑफ लैंड। इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है इट एक्वायर्स सिक्योरिटीज फ्रॉम सिक्योरिटी इशूअर्स एंड रीसेल इट लेटर टू इन्वेस्टिंग पब्लिक, ठीक है, तो बेसिकली दोज हू डील्स इन सिक्योरिटीज, जो तुम्हारे सिक्योरिटी इशूअर्स हैं उनसे लेके they will kind it issue to the public and kind of resell it later, ठीक है। लोन कंपनी जो है provides finance by making loans or advances for any activity, that is your loan company। mutual benefit financial companies, I know that is too much of information for you, डरना नहीं है, रोज दो स्लाइड्स को आप लोग पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। अगर ऐसे लेके चलेंगे that's too much of information, yes it's one of the toughest exams you may say, और बहुत scope है इस एग्जाम का, तो you have to know lot of things for this exam, but डरना नहीं है, systematically strategically पढ़ेंगे, रोज दो चीजों को याद करेंगे तो easily याद हो जाएगा। definitions नहीं याद हो रही हैं, एटलीस्ट ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप सिर्फ इसकी हेडलाइंस याद कर लेंगे कि क्या है हायर परचेज, दे आर सेल्फ डिफाइनिंग, यू डोंट नीड टू गो इनटू द डीपर मीनिंग ऑफ दैट, राइट। जैसे कि हायर परचेज बता रही है कि हायर परचेज में डील करेगा, हाउसिंग फाइनेंस बताते हैं कि हाउस और लैंड एक्विजिशन में, इन्वेस्टमेंट कंपनी सिक्योरिटीज में, लोन कंपनी अगर कोई लोन चाहिए किसी एक्टिविटी के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनीज आर यूजुअली द निधि which are notified by central government under the 620A section of Companies Act 1956। ये आप याद कर लेंगे ईयर, किसके अंडर आता है म्यूचुअल बेनिफिट्स, आपकी जो स्कीम्स है, इतनी कंपनीज है, आपको याद, आप एड्स में भी देखते होंगे, तो वो यही है कंपनीज एक्ट 1956 का जो सेक्शन 620A है उसमें बना है। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, दे प्रोवाइड फाइनेंस टू द मेंबर्स ऑफ कंपनीज एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देम, जो मेंबर्स ऑफ कंपनीज हैं उनको फाइनेंस देते हैं और उनसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉन्सेप्ट, बेसिकली अगर आप जाते हो बाजार में, टू बी वेरी गिव यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल कि भैया सस्ता लगा दो ज्यादा ले लेंगे, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सिमिलरली इफ देयर इज अ प्रोड्यूसर, अगर मैं नॉर्मल प्रोडक्शन कंजम्पशन के हिसाब से बात करूं तो प्रोड्यूसर अगर रॉ मटेरियल बल्क में लेता है तो उसको सस्ता लग जाता है वो, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो उसी प्रकार से large size of assets in portfolio enables these NBFI to take advantage of economies of scale। अगर आपका पोर्टफोलियो जो है, जो इन्वेस्टमेंट वाला है, उसमें बहुत ज्यादा लार्ज साइज ऑफ एसेट्स हैं, तो नेचुरली जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक तरह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी। वो क्या हो सकती हैं, रिडक्शन थ्रू पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स, लो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड लो कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वी विल डू, इनका एक और रोल क्या है, सेविंग को इंड्यूस करना और सेविंग्स को मोबिलाइज करना, विच इज लिटिल लेस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू। ओके, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड्स, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट्स बाय इन्वेस्टिंग द मोबिलाइज्ड सेविंग्स, मेन इसका जो एम है। देन टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द कैपिटल मार्केट इज एज द नेम डिफाइंस, जो भी डिमांड और सप्लाई है फंड्स का, उसकी स्टेबिलिटी लाने में एनबीएफआई का रोल है। देन प्रोवाइडिंग अ स्पेशलाइज्ड सर्विस फॉर एग्जांपल एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस, यूटीआई म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, एचडीएफसी का जो हाउसिंग फाइनेंस है, ये सारे कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। ऑलराइट, then you have accelerating the rate of economic development। naturally अगर इतना mobilization of saving कर रहा है, rate of capital formation बढ़ रहा है, तो economic growth development होगी। balanced growth भी NBFI help करता है economy में लाने के लिए by moderating the rate of interest you are providing for different sections of the society। different sections को different rate of interest पे loan दोगे तो there will be a balance in the economy because everybody that can have access to the loans and hence they can develop their business and further grow, चाहे वो माइक्रो यूनिट्स हैं चाहे वो स्मॉल यूनिट्स हैं। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी
NBFI जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन सूटिंग द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेवर्स। डिफरेंट सेवर्स की डिफरेंट लिक्विडिटी है, कईयों के पास बहुत लिक्विड कैश होता है, कईयों के पास कम लिक्विड कैश होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए NBFI जो है आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है। So I hope this class was helpful for you. I tried covering all the concepts related to your money system, related to your Reserve Bank of India and also non-banking financial institution. Here we come to the end of the lecture. Thank you for being patiently listening, for being a patient listener and good students. I wish you all the best for exam. मिलते हैं अगले lecture में. Thank you so much.